न्यूज़ इंडिया 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। और जहाँ तक सफ़र की बात है तो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या नौकरी पेशा या कोई सा भी फील्ड आप लोग ले लें, तो चुनौतियाँ तो हमें हर जगह मिलती है। लेकिन उन चुनौतियों को धीरे धीरे समझते हुए, सारी चीज़ों को फेस करते हुए अगर ईमानदारी से हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो मुझे लगता है कि जिस फील्ड को हम चुनना चाहते हैं, जहां हम काम करना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, तो हमें निश्चित तौर से हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। और आज लगातार निरंतर काम करते करते मुझे 30-35 साल हो गए हैं और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपने इस देश की धड़कन मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और मेरी कोशिश है कि मुझे जिस विभाग का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, महिला और बाल विकास, आधी आबादी से भी ज़्यादा का नेतृत्व ये विभाग करता है। महिलाएं हो, बच्चे हो, और मुझे लगता है कि हर घर को टच करते हैं हम लोग। और बस यही है सफ़र, आगे जहाँ तक भी हम लोग कर सकते हैं। मेरा तो विभाग अभी कैसा काम कर रहा है? कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं? कैसे महिलाओं को कनेक्ट किया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए? कैसा आपका विभाग अभी काम कर रहा है? क्या आप बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमेशा ही उनका फोकस रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के लिए। और खासकर जो मेरा विभाग है उसमें हम शुरू से ही, चाहे वो माता के गर्भ में पलने वाले बच्चे से लेकर कि वो अगर इस धरती पे आ रहा है कोई बच्चा, तो वो स्वस्थ किस तरह से आए, अपने कदम रखे, इस ओर हमारा ध्यान देता है। और धात्री माताएं, गर्भवती माताओं से लेकर और शिशु हमारी आंगनवाड़ियों में आता है, वहाँ तक स्कूल तक जाता है, तब तक वो किस तरह से स्वस्थ रह सकता है, उसकी पोषण की व्यवस्था करना हमारी धात्री माताओं की, और इसके माध्यम से महिलाओं को किस तरह से शारीरिक रूप से वो कैसे स्वस्थ रह सके, वो बच्चा किस तरह से स्वस्थ रखे, इस तरह से पूरी योजनाएं हम लोग चलाने का काम करते हैं। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, सभी में हमारा फोकस रहता है, हमारे विभाग का फोकस रहता है और हमारा पूरा अमला इसमें लगातार लगा रहता है। इससे पहले आप 2008 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं, वो विभाग भी आपने संभाला और अब आप महिला बाल विकास संभाल रही हैं, तो वो पहला अनुभव इसमें काम आता है? निश्चित तौर से पहले मेरे पास हेल्थ रहा है, स्वास्थ्य विभाग रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों के 3-4 महीने का अवसर ही मुझे उसमें मिल पाया था। लेकिन जो मेरा विभाग है महिला बाल विकास, ये रिलेटेड ही है। हेल्थ को हम लोग ले तो स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास हम लोग मिलकर के जो नीचे हैं वहाँ काम करते हैं कि हेल्थ की जहाँ बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो वहाँ फिर हम स्वास्थ्य विभाग से भी सहयोग लेते हैं और मिलकर के काम करते हैं। चाहे वो एनआरसी में भर्ती बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको भर्ती कराने वाली बात हो, आंकड़ों की बात लिख लें, तो नीचे स्तर पे घर घर जाकर के हमारा जो निचले स्तर का अमला है, चाहे वो हमारी कार्यकर्ताएं हैं, हमारी सहायिकाएं हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की आशा कार्यकर्ताएं हैं, उनकी नर्सेज हैं, ये सारे मिलकर के और हम लोग नीचे तक जाते हैं और काम करते हैं। तो मदद तो मिलती है। हम किसी भी फील्ड में, कोई भी पहले अगर हम किसी में काम कर चुके हैं तो उसका जरूर से जरूर फायदा मिलता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी भागीदारी बढ़ाना, ये आपकी सरकार का विजन है जी। आपके मंत्रालय की तरफ से ऐसी कौन सी बड़ी पहल हुई है जिसमें महिलाओं में एक बड़ा मैसेज गया है कि वो सुरक्षित हैं? क्योंकि विरोधी अभी भी सवाल यही करते हैं कि आप लोग कागजों पर तो बहुत सारी बातें कर देते हैं लेकिन जमीन पर वो स्थितियां नहीं दिखती हैं। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी पहल कौन सी हुई है? महिलाएं सुरक्षित
कैसे रहें, इस ओर भी हमारा फोकस है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी फोकस इस ओर रहता है कि अगर किसी भी महिलाओं को किसी की भी तरह का हैरेसमेंट होता है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो और किसी भी तरह का है, तो वन स्टॉप जैसे सेंटर हमारे हर जिले में आपको मिलेंगे। और कहीं भी महिलाओं को, चाहे वो घरेलू रूप से प्रताड़ित होती है या कहीं और प्रताड़ित होती है, तो तत्काल अगर वो संपर्क करती है तो उसको तत्काल सुविधा देने का काम करते हैं। हम उन्हें काउंसलिंग देने का काम करते हैं, पूरा स्टाफ हमारा रहता है। और कहीं भी अगर इस तरह की शिकायतें हमें मिलती है या ऐसा करते हैं तो हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। और हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि महिलाओं के प्रति सजग रह करके और हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने अच्छे से अच्छा हम लोग करते हैं, ऐसी कोशिश हम लोगों की रहती है। अब आते हैं लाडली बहना योजना पर। ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उसमें बहुत काम पहले भी हुआ और अभी भी मोहन सरकार भी उस पर बहुत काम कर रही है। लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि आप लोग लाडली बहना योजना के लिए जो विजन रख रहे थे उस तरीके से वो विजन धरती पर नहीं दिख रहा है। तो क्या लग रहा है दिक्कत हो रही है उसमें? क्योंकि 19,000 नाम कटने की बातें भी सामने आई कि इम्प्लीमेंट उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं किया गया। देखिए, जब से हमारी लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई है, तब से लगातार हम करोड़ों बहनों के खाते में हर महीने पैसा ट्रांसफर करते हैं। कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा जब हमने पैसा ट्रांसफर नहीं करा होगा। और लगातार आज तक, पहले हम उन्हें 1000 देते थे, फिर 1250 किए हमने और 1500 किए हम लोगों ने। तो लगातार हमने बढ़ाने का काम किया है और हर महीने हमने उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करने का काम किया है। और जहां तक विपक्षी दल या कांग्रेस का सवाल है, तो वो लगातार उनका, देखिए, विपक्ष का काम रहता है कि कोई भी योजना अगर अच्छी चलती है तो उसको किस तरह से आए बाएं दाएं करके उसको मोड़ना और उसकी कोई चीज निकाल करके वो करना। तो हम लगातार करोड़ों बहनों को उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। और जहां नाम कटने की बात है, तो अगर 60 साल की होती है तो वो पोर्टल से अपने आप उनके नाम, या कोई स्वेच्छा से भी, उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है कि कहीं अगर किसी की सर्विस लग गई और या किसी को लगता है कि मुझे नहीं लेना है इस योजना का लाभ, तो वो स्वेच्छा से भी उस पोर्टल से बाहर हो जाती है। तो कुछ नाम इस तरह से कटते हैं, हम किसी का नाम अपनी तरफ से नहीं काटते हैं। तो विपक्ष का तो हमेशा ही ये रहता है कि वो कहीं ना कहीं किसी योजना को उस तरह से भ्रमित करने का, आम तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम, वो डाइवर्ट करने का काम वो कर ले। लेकिन हमारी जो लाडली बहना योजना है, आपने देखा होगा कि देश के दूसरे राज्यों ने भी इसको अपनाया है, चाहे वो नाम बदल के या दूसरी कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। लेकिन ये योजना बहुत अच्छी है। और धरातल पे आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, शहरी क्षेत्रों में चले जाइए, आपको वास्तविक में पता चलेगा कि भले ये कम राशि है, लेकिन उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, चाहे वो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए है या पोषण के लिए हो या हाट बाजार के लिए है, पहले किसी के सामने थोड़े बहुत पैसे के लिए उनको मांगना पड़ता था, लेकिन अब वो स्वयं में अपने आप को एक तरह से ये कि वो सम्मानित महसूस करती है कि हमारे खाते खुले हैं पहली बार, और उन खातों में सरकार हर महीने हमको कुछ पैसा ट्रांसफर करती है। तो ये उपलब्धि है हमारी सरकार की बहुत बड़ी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आपने कहा कि बाकी राज्यों में भी इसे अलग नाम से भी अपनाया गया। अब आते हैं कि आप लोग पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है क्या? इसके आकलन के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने की है कि कैसे पता चलेगा कि कितनी महिलाओं के खाते में जो पैसा गया उसका सही इस्तेमाल उन्होंने किया, उनका जीवन बदला उससे? देखिए, समय समय पर हम इसका आकलन करते हैं और हम खुद भी जाते हैं, हमारे अधिकारी भी जाते हैं, दूसरे लोग भी जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि भाई आपको पैसा मिल रहा है, उसको कहाँ उपयोग करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो कई बार महिलाएं ये कहती है कि हमने बकरी खरीद ली है, तो उससे हमारा जीवन पार्जन कर रहे हैं। कुछ कि हमारे बच्चों की फीस हम लोग भर रहे हैं, कुछ का कहना है हम दुकान चला रहे हैं, कुछ का ये कहना है कि हमने इकट्ठा करके और सिलाई मशीन खरीद ली है।
तो सब अपनी आवश्यकता के अनुसार उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके जीवन में परिवर्तन आया है। आर्थिक रूप से वो अपने आप को सशक्त महसूस करने लगी और उनको भी लगने लगा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं। ये बच्चों के अपराध में मध्य प्रदेश पहले नंबर 1 हो गया था, जो कि बहुत चिंताजनक रहा। ये आंकड़ा अभी खिसका है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। तो आप बताएंगी कि क्या ऐसे कदम आप लोगों ने उठाए, आपके मंत्रालय की तरफ से कौन कौन सी ऐसी पहल की गई जिसका असर जमीन पर दिखाई दिया? देखिए, बच्चों की जहाँ तक बात है, ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी देखता है और हम जहाँ पता चलता है तो हम भी संयुक्त रूप से ये प्रयास करता है। जैसे साइबर वाली भी एक बात है कि जहाँ साइबर का भी हमें पता चलता है तो हम जागरूकता के लिए हम जगह जगह, जैसे बड़े शहरों में भी, जैसे भोपाल है, इंदौर में भी, और निचले स्तर पे भी पुलिस डिपार्टमेंट से मिलकर के और हम भी, हमारा विभाग भी जागरूकता लाने का काम करता है। ग्रामों में सामाजिक और समाज में जाकर के सामूहिकता के साथ में उनको समझाते हैं और बच्चों को किस तरह से रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए। तो अवेयरनेस का काम और समझाने का काम हमारा डिपार्टमेंट लगातार करता है। शहरी क्षेत्रों में तो ये अवेयरनेस जल्दी पहुंच जाती है, लोग अवेयर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं और आदिवासी इलाकों की बात करते हैं। आप उसी समाज से आती हैं, आदिवासी इलाके से आती हैं। उन इलाकों के लिए कैसे आप लोगों ने पहल की, कैसे काम किया, आप वहां पर कितना बदलाव देखती हैं? खासतौर पर अगर मैं झाबुआ की ही बात करूं तो देखिए, मैं जनजातीय आदिवासी क्षेत्र से आती हूं और वहां भी देखिए, क्योंकि हम तो लगातार भ्रमण करते हैं उन क्षेत्रों में भी, जनजातीय क्षेत्रों में भी और शहरों में भी भ्रमण करते हैं। और मैं तो झाबुआ से आती हूं, तो वहां भी हम लोग स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, समाज में जाकर के, और जहां भी हम लोग बैठक करते हैं तो वहां समझाइश देने का काम, खासकर स्कूलों में जाकर जो कम एज के बच्चे रहते हैं, हमारी बच्चियां रहती है, खासकर साइबर का आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। तो हम इंडिविजुअल भी, हमारी कार्यकर्ताएं, हमारी सहायिकाएं, हम समाज में जाकर के और समझाने की कोशिश करते हैं, डिजिटल भी और वैसे भी जाकर के। और काफ़ी कुछ नीचे तक कई बार ये लगता है कि नगरों में तो हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं वो लगता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हम लोगों का फोकस है और हम लगातार इस तरह से अवेयरनेस की समझाइश देने के कार्यक्रम हमारे लगातार चलते हैं। तो काफ़ी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार भी और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी फोकस रहता है, लगातार वो भी मॉनिटरिंग करते हैं और हमें सुझाव देने का काम करते हैं। सोशल मीडिया एक नई पहचान बनी युवाओं के लिए, खासतौर पर अगर हम देखें तो सोशल मीडिया से उनको एक नई पहचान मिली है। लेकिन महिलाओं के मामले में देखें तो इससे अपराध भी बढ़ा है, ट्रोलिंग जैसे मामले बढ़े हैं, साइबर क्राइम के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो उस पर कैसे समझाइश कराई जाती है बच्चियों की, महिलाओं की, कि कैसे आप सोशल मीडिया क्राइम जो हो रहा है, अपराध जो साइबर का हो रहा है, उससे आप अवेयर रह सकती हैं, उससे बचाव आप अपना कर सकती हैं? सही कहा आपने कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल गया है, चाहे वो हम नगरीय क्षेत्रों में तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि मैं ऐसे जनजातीय क्षेत्र से आती हूँ, वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ है सोशल मीडिया वाली, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, मजदूरी करता हो, खेती कर रहा हो, पढ़ रहा हो, या कैसा जिसके हाथ में भी मोबाइल है, उसके साथ में ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छे परिणाम तो इसके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुष्परिणाम भी बहुत सारे हैं और वो कहीं ना कहीं हमें घरों में भी महसूस हो रहे हैं, समाज में भी महसूस हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि उसमें हम सब लोगों को लगना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ पे हम लोग कर दें कि ये व्यक्ति करेगा तो उससे चलना वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी घर इससे अछूता नहीं रहा है। कहीं न कहीं हमें इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के पास भी मोबाइल है, और जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, उसे क्या देखना है, क्या करना है, क्या सारी चीज़ें करने हैं। और कई तरह के क्राइम जो हम लोग शहरों में देखते थे, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि मोबाइल सबके हाथों में उस तरह के वो होने लगे हैं। तो ये एक चिंता वाली बात भी है और हमें ये है कि सबको मिलकर के, चाहे हम सरकार हैं, समाज हैं, परिवार हैं, और सबको मिलकर के इसमें प्रयास करना पड़ेगा।
तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब जरूर से जरूर अभी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संदेश भी था अपने सभी मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए, कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करें, युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें। आप यूज्ड टू हैं सोशल मीडिया से? जी हैं, हम लोग हैं और सभी यूज करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग आम व्यक्ति से जुड़ें, युवाओं से जुड़ें, उनके संपर्क में करें। और मुझे लगता है कि कम उम्र के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको समझाइश की जरूरत है। पहले हम एक परिवार जो हमारा रहता था, संयुक्त परिवार में हम लोग रहते थे, दादा दादी और सब लोग रहते थे। लेकिन आजकल जो एकल परिवार हो गए हैं, कहीं न कहीं उसका भी फर्क है। मोबाइल का भी, मोबाइल तो है ही है हमारे हाथों में, लेकिन कहीं न कहीं उसका भी फर्क पड़ता है। हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो पहले ये कि दादा दादी देख लेते थे, परिवार के बड़े, संयुक्त परिवार तो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहनें हैं, सारे देख लेते हैं। लेकिन आजकल संयुक्त परिवार है और परिवार में एक बच्चा या दो बच्चे रहते हैं, तो कहीं न कहीं उसका भी फर्क है। मोबाइल तो अपनी जगह है ही है, लेकिन इसमें भी हमें समझाइश की और उनसे ज्यादा से ज्यादा संपर्क करने की, युवाओं से, और उनसे बातचीत करने की आवश्यकता हमें है। तो जरूर से मोदी जी का जो संदेश है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जी, यहाँ पर बहुत सारी यंग बच्चियां बैठी हैं, आप देख रही हैं। जी। और ये जेंसीज का जमाना है, तो इनको क्या संदेश देंगी कि कैसे सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल करें और उससे अच्छी बातें सीखें? देखिए, मैं तो महिला और बाल विकास के मंत्री होने के नाते यही संदेश देना चाहूंगी। और मैं जब भी स्कूलों में जाती हूँ, बच्चों से संवाद करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने क्षेत्र के जो हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और कम से कम साल में 1 या 2 बार जाऊं, ताकि उनसे संपर्क कर सकूं, उनसे संवाद कर सकूं। और उनसे को भी यही संदेश मैं हमेशा देती हूं कि नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमारी जरूरत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे हाथ में। जैसे पहले टीवी आया था, टीवी पे हम देखते थे, पहले ये लगता था कि ये टीवी क्या देखना है क्या नहीं, परिवार के साथ में देखते थे। लेकिन आज मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, तो मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं, हम सब, हर परिवार इससे अच्छी तरह से परिचित हैं और सब लोग जानते हैं। कई बार माँ बाप ये डरते हैं कि हम बच्चों को कैसे कहें। सुसाइड भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ें भी बहुत हम लोगों के सामने आने लगी है। तो युवाओं से खासकर ये कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, तो इसे हमें कितना यूज़ करना है, हमें टाइम पीरियड तय करना पड़ेगा कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कितना समय उसमें यूज़ कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं, क्या हमारी ज़रूरतें हैं, इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। और खासकर कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रमित रहते हैं कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो यही संदेश मैं उनको देना चाहूँगी, और अच्छी चीज़ों की हम लोग आगे बढ़े, अच्छी चीज़ें देखें और आगे बढ़े, यही मैं कहना चाहूँगी आज के इस युवाओं को। एक केस जो कि बहुत हाईलाइट रहा, सोनम रघुवंशी का मामला, ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। और इसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पर महिलाओं ने ऐसे कदम उठा लिए जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। सोनम रघुवंशी जिसने अपने पति को मार दिया, इसके अलावा इंदौर से भी मामले आए, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, देश भर से मामले आए। आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी इसके पीछे? महिलाएं जिनको हम मातृत्व भावना से जोड़कर ही सिर्फ देखते रहे हैं, अचानक से उनके अंदर इस तरीके का परिवर्तन, इसके पीछे रीजन आप क्या मानती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं क्षणिक जो चीज आवेश आ जाती, या सहन शक्ति हम कह सकते हैं, जिससे पहले मैंने कहा ना कि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, अपनी बातें सबसे शेयर कर लिया करते थे, अपना बहन हो, भाई हो, चाची हो, भाभी हो, या पूरा जो संयुक्त परिवार रहता था, कुछ न कुछ हमारी बातें हम लोग शेयर कर लेते थे और अपने मन में जो बातें हैं वो हम सब कह देते थे। लेकिन आजकल जो एकल अकेले रहते हैं बच्चे, कहीं न कहीं वो अंदर घुटते रहते हैं या किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसके परिणाम इस तरह से आते हैं। और अति महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं भी वो चीज़ें रहती हैं कि हम कहीं न कहीं परिवार के साथ रहते हैं, तो हमारी सीखते हैं, हम लोग
सबसे कि वो कैसा था, ये किस तरह से रहते हैं। लेकिन जब एकल रहते हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जहाँ पाश्चात्य संस्कृति के उसमें चले जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा उनके बीच में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोगों के लिए आप मानती है कि मेंटल हेल्थ भी इसके पीछे एक रीजन है? मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है लोगों का, कामकाजी हैं लोग, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लेकिन घर का कामकाज भी उनके ऊपर है। एक सोशल मीडिया का फेक जीवन, 30 मिनट के रील के अंदर हम बहुत सारी ख्वाहिशें जोड़ लेते हैं, वो रीजन आप मानती हैं? तो मेंटल हेल्थ को लेकर कैसे आपका विभाग काम कर रहा है? क्या आप लोगों ने कभी इस पर सोचा कि महिलाओं के मेंटल हेल्थ के लिए क्या काम हो सकता है? नहीं, सही कहा आपने कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति अगर लगातार मोबाइल देखेगा और वो रील पे रील देखा जाएगा, वो किसी निर्णय पे तो पहुंचेगा नहीं। उसे क्या करना है वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसे करना है कि क्या है, किस दिशा में जाना है, क्योंकि रील में तो हर बार नई नई चीजें आएगी, सारी चीजें आएगी। लेकिन मेंटल हेल्थ के में भी हम लोग जरूर से जरूर ये चीज करेंगे। अभी तक तो हम जरूर ये करते हैं, हमारी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं हैं उसके लिए तो यही, लेकिन सोचा जरूर है हम लोगों ने कि हम लोग इसके लिए भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आज की आवश्यकता है ये कि हम किस तरह से मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करें, तो जरूर से जरूर और करेंगे। जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है जी, उसमें आपका मंत्रालय कैसे काम कर रहा है? क्या ऐसे बड़े काम होने जा रहे हैं जिसका असर समाज में दिखेगा, जिसका असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिखेगा, महिलाओं के जीवन के बदलाव पर दिखेगा? विकसित भारत 2047 ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है, और इसमें संयुक्त रूप से खासकर महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और उसमें ये कि आर्थिक रूप से भी हमारी माताएं बहनें किस तरह से सक्षम हो सके, उसके ऊपर हमारा विभाग वर्क कर रहा है। बाकी चीज़ें तो चलती रहती है, पोषण है और सारी जो चीज़ें हैं उनकी, लेकिन आर्थिक रूप से किस तरह से सशक्त हम लोग कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे लाडली बहनाएं हैं, तो लाडली बहनाएं हैं और लाडी लक्ष्मी है जो हमारी, कि बच्चियां किस तरह से घर से निकल कर के स्कूल तक आए। लाडली लक्ष्मी जो है वो योजना भी हमारे विभाग की है। तो बच्चियां आप देखेंगे आजकल स्कूल में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो लाडली लक्ष्मियां हैं वो ये कहें कि लाखों की संख्या में वो आ रही हैं, पढ़ रही हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसी तरह से हमारी लाडली बहनाएं भी जैसे है, लाडली बहनाएं अभी तो हम उनके खाते में ट्रांसफर करते हैं पैसा, लेकिन अब हमारा ये है कि हम और ज्यादा सशक्त, वो लेने वाली नहीं देने वाली बने, वो उद्योग से जुड़े, वो शिक्षा के क्षेत्र में साथ और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ करके आए और सशक्त बने। ये हमारा विजन रहेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का भी यही है कि हम सशक्त भारत अगर हमें बनाना है तो हमें महिलाओं को भी सशक्त करना होगा। और उस लिए हम लोग लगातार हर क्षेत्र में महिला किस तरह से सशक्त हो, इस और हमारी पूरा प्रयास है, कोशिश है हम लोगों की। एक आंगनबाड़ी केंद्र का वीडियो वायरल होता है और उसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि निगरानी व्यवस्था शायद सरकार की वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए आंगनबाड़ी केंद्रों में। मैहर का ये वीडियो था, आपने भी देखा ही होगा। बच्चों को नमक और पूरी वहां पर परोस दी गई, नमक और पूरी खिला दिया गया। मेन्यू अगर हम देखते हैं सरकार की तरफ से जो मेन्यू आता है मिड डे मील का, बहुत अच्छा मेन्यू होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ होगा, आपको क्या रीजन लग रहा है? और फिर जब ये वीडियो आया तो आप लोगों ने कैसे इसको टैकल किया? देखिए, मुझे लगता है कि ये संयोग हो सकता है और जहाँ भी हमें इस तरह की शिकायत मिलती है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से मिलती हो या आम व्यक्ति के माध्यम से हमें अगर इस तरह की कोई बात मिलती है, कोई शिकायत मिलती है, तो हम तत्परता के साथ में उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हमारी जितनी लाखों की संख्या में जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें चाहे वो पोषण हो, चाहे वो हेल्थ हो या किस तरह का चीजें हो, व्यवस्थित रूप से वहां पहुंच सके और जिन तक ये पहुंचना चाहिए व्यवस्था, उन तक व्यवस्थित रूप से वो पहुंचे। इस तरह की हम लोगों की कोशिश रहती है और जरूर से जरूर अगर ऐसी शिकायतें मिलती है तो उसमें सुधार करने की हम लोग
पूरी कोशिश करते हैं। ये हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्मला जी इस मंच पर आने के लिए और सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से देने के लिए, बहुत ही ईमानदारी से देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ एक बार धन्यवाद कीजिएगा निर्मला जी का। धन्यवाद। न्यूज़ 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद।